हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी। इसमें पहला चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग लेखक से कि ये जो पहला चैप्टर है इसको किसने लिखा है। इसको लिखने का काम किया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ये मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ है। इनका प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में स्थित है, वहाँ पे आगे की पढ़ाई शुरू की। फिर वहाँ से उन्होंने लंदन गए और कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक, यानी कि जो न थकने वाला वैसा संघर्ष इन्होंने किया। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाएं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें से पहला है द कास्ट इन इंडिया, एक और उनके द्वारा लिखा गया दूसरा जो देयर मैकेनिज्म, तीसरा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, चौथा हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल, हु आर दे, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस, द राइज एंड फॉल ऑफ। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक अंश है। ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एक भाषण दिया गया हुआ था भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। उन्हीं में से कुछ चीज़ें निकाल करके हम लोगों को इस पाठ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा नाम के शीर्षक के साथ पढ़ने जा रहे हैं। यह भाषण लाहौर में दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि ये जो पाठ है जो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये कहाँ से लिया गया है, क्या ये कविता है, कहानी है, भाषण है, क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, एक भाषण है, ठीक है। यह भाषण कहाँ दिया गया या देने वाला था, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह भाषण दिया नहीं गया है। आगे हम लोग इस चैप्टर में पूरे डिटेल से जानने का कोशिश करेंगे। यह भाषण लाहौर, याद रखिएगा, लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। किसके लिए, तो जाति पाति तोड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन। आयोजकों की सहमति न बनने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। कौन, ये जो
भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये भाषण जो है नहीं पढ़ा गया, जो लाहौर में होने वाला था भाषण, वहाँ पे लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का विरोध किया है। यहाँ पे असमानता होगा, असमानता का विरोध किया कि जाति के आधार पर जो हमारे देश में या हमारे समाज में जो एक दूसरे के साथ जो भेदभाव किए जा रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने इसमें विरोध जताया है। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, भाईचारा जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा होना अति आवश्यक है। अगर किसी समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा ना होगा तो वो समाज जो है शायद अच्छे ढंग से नहीं चल पाएंगे। इसीलिए इन्होंने एक कल्पना की ऐसे समाज की जिसमें समानता भी मिले, सारे लोगों को एक समान व्यवहार किया जाए, स्वतंत्रता मिले उनके कामों के प्रति, और सब एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें। ये हमारा पाठ का पूरा परिचय हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके सारांश के बारे में। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें लेखक ने क्या क्या मूल बातें कही हैं जो भाषण में कहने वाले थे लेकिन कह नहीं पाए थे। लाहौर में वो भाषण देने वाले थे, उसी में ये सारी बातें कहने वाले थे लेकिन कह नहीं पाए, जिसके कारण इसको बाद में एक भाषण को एक किताब के रूप में लिखा गया। उसी में से कुछ अंश हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है। ठीक है, लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। कटु का मतलब होता है घोर समर्थक, मतलब जाति के लिए ही सब कुछ मायने रखता है, उनके लिए दूसरे कोई चीज मायने नहीं रखता। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और वो मानते हैं, जो जातिवाद के समर्थक है वो मानते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। और उन लोगों, कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जो है जाति के आधार पर होना चाहिए, और अगर जाति ना होगा तो फिर श्रम विभाजन नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ लोगों का मानना है जो किसके समर्थक है, जातिवाद के। लेकिन लेखक जो है इनके ऊपर आपत्ति है, आपत्ति जताते हैं। क्यों? क्योंकि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ठीक है, श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा करार देती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जो हमारे देश में हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि जाति के आधार पे, ठीक है, लोगों को काम दिया जाए, जो उसका जाति होगा उसी के आधार पे। जबकि यहाँ लेखक का कहना है कि आदमी चाहे किसी भी जाति का हो, वो जो चाहे उस काम को कर सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन तो ये भी मानते हैं
कि जब तक अलग अलग काम को करने वाले लोग नहीं रहेंगे तब तक समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए श्रम विभाजन जरूरी है। लेकिन हमारे देश में जो श्रम विभाजन किया गया है वो एक जाति का रूप ले लिया है। अब चाहे किसी का मन हो उस काम को करने का या नहीं करने का मन हो, फिर भी उस काम को करना ही होता है। इसी को कहा जाता है जातिवाद। ठीक है, जो जातिवाद का समर्थन करते हैं वो जाति के आधार पर लोगों को काम करने के लिए बाध्य करता है, जबकि लेखक इनके ठीक विरोध में आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि जिनको जो मन है वो काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो जन्म लिया किसी एक जाति में तो वो काम वही करेंगे जो उनके पूर्वज करते आए हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। दुनिया की कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे जाति के आधार पर, किसके आधार पे, जाति के आधार पर किसी को कोई काम करने के लिए बाध्य किया जाए कि फलाने जाति से हो तो तुम फलाने काम ही कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का ये विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मतलब कि अगर हम लोग जाति के आधार पर किसी को कोई काम दे दिए तो उस मनुष्य का ये तो अपना वास्तविक रुचि भी नहीं रहेगा, तो शायद वो काम उतने ढंग से नहीं कर पाए जो एक रुचिकर व्यक्ति जिनको उस काम में रुचि हो, मन लगता हो, वो कर पाए। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के लिए योग्य बनाए, न कि जाति के आधार पर। ठीक है, रुचि के आधार पर कि व्यक्तियों की क्या रुचि है, क्या क्षमता है, उसके आधार पे वो उनको काम करने की स्वतंत्रता दी जाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर किसी जाति में पैदा ले लिए तो जो उसके माता पिता काम कर रहे हैं उसी काम को उसके बच्चे भी आगे करते रहेंगे। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो क्या है, अन्याय पूर्ण होता है। क्योंकि हर लोगों को ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि आगे चल के किस क्षेत्र में उनकी रुचि है और उनकी क्या क्षमता है, इस चीज को वो जान सके और अपने अनुसार जो है, रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार, जिसमें मन लगे वो काम वो चुन सके। आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ऐसे पेशे में भी बांध देती है जिसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। हिंदू धर्म की प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले वह उसमें माहिर या प्रांगत ही क्यों न हो। अर्थात आप किसी कार्य में जितना भी अच्छा हो, ठीक है, चाहे आप कितने भी अच्छे हों,
तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने पिता का ही पेशा अपनाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है जाति के आधार पे, और आगे आने वाले समय में जो तकनीक है उसका विकास हो जाने के कारण उस तकनीक के द्वारा उसके कामों को शुरू किया गया या करना शुरू हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही तकनीक के द्वारा वो काम किया जाएगा तो वो जो लोग जो पहले से काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, अब बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो है दूसरा काम तो करने दिया ही नहीं गया, चाहे वो उस काम करने को कितना ही माहिर क्यों ना हो। ठीक है, तो अब क्या है, दूसरा काम वो सीखा नहीं। ठीक है, और जो काम वो कर रहा है उसमें क्या आ गया, तकनीक आ गया, जिसके कारण अब क्या हो जाएंगे, सारे काम तकनीक के माध्यम से होंगे, जिसके कारण वो लोग अब बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा ही परंपरा हमारे देश में चलता है कि जो हमारे पिता कर रहे हैं, हमारे पूर्वज कर रहे हैं, वही काम हम लोगों को भी करना है। यही क्या है, हमारे भारत की जाति प्रथा है। और इसी के खिलाफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इस भाषण को देने के लिए शुरू किया था, जिनको बोला नहीं दिया गया, यानी कि भाषण वो कर नहीं पाए और फाइनली उनको एक किताब के रूप में लिखना पड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होती है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ, कैसे, अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत में पेशा है वो बदलने की अनुमति नहीं होने के कारण चाहे आप कितने भी अच्छे जानकार क्यों न हो, आपको वो काम करने नहीं दिया जाएगा। वही काम करने दिया जाएगा जो आपके पूर्वजों के या फिर जाति के आधार पर जो दिया गया है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आपको रुचि नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा और वो काम आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिसके कारण हमारे देश में इसका बुरा प्रभाव भी पड़ा है। जो हमारे देश का जो विकास होना चाहिए उस विकास को अवरुद्ध करके रखने का काम किया है जाति प्रथा। क्योंकि बिना और रुचि के अगर हम लोग कोई काम करेंगे तो वो काम ढंग से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह अपने पिता की पेशे में बंध जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगना न दिमाग लगना, ठीक है, मतलब कि अगर मनुष्य की इच्छा के अनुसार अगर कोई काम नहीं होगा तो उसका तो दिल भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं कर रहा है जिस काम को करने के लिए, इच्छा ही नहीं है, उस काम को अच्छा से वो कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह अपने माता पिता के पेशे में बंध जाना पड़ता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाला न दिल लगाता है और न ही दिमाग, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। ठीक है, कि आपको मन ही नहीं लगेगा तो आप काम भी नहीं करेंगे, काम भी नहीं करेंगे ढंग से तो आपको
आमदनी भी नहीं होगा, कमाई भी नहीं होगा। ये चीज़ भी लेखक अपने इस भाषण के द्वारा लोगों को बताना चाहते हैं कि क्या जो जाति प्रथा हमारे यहाँ चल रहा है उससे नुकसान हम लोगों को जो झेलना पड़ रहा है वो कैसे झेलना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा हो। लेखक भाईचारे की तुलना दूध पानी के मिश्रण से किया है। ये भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र भी कहते हैं। मतलब समाज के लोग अगर स्वतंत्रता के साथ, समता के साथ, समता का मतलब होता है सबको एक समान, ठीक है, और भाईचारा, भाईचारा का मतलब होता है सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहने को भाईचारा कहा जाता है। तो अगर हम लोग अच्छे समाज की अगर कल्पना करना चाहते हैं तो इसमें जो है स्वतंत्रता, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार उनका पेशा चुनना, उनको काम करने की स्वतंत्रता देना, सबको बराबर एक जैसा समझना, किसी को ऊंचा और ना ही किसी को नीचा समझना, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। अगर ये तीनों हमारे समाज में जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारा समाज एक रचनात्मक समाज बिल्कुल नहीं होगा और हम लोगों का विकास जो है समाज का, वो भी विकास अवरुद्ध ही रहेगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि भाईचारे की जो बात की गई है वो ऐसा भाईचारा होना चाहिए कि जैसे दूध में पानी मिला देने के बाद पता ही नहीं चलता कि दूध और पानी दोनों अलग अलग है, उसी तरह भाईचारा भी हम लोगों को रखना चाहिए। देश में सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और इसी चीज़ को उन्होंने दूसरा लोकतंत्र भी कहा है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से हम रहेंगे मिलजुल कर उतने अच्छे तरीक़ों से एक दूसरे का मदद करेंगे, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि शासन अच्छे तरीके से चले और हमारे देश के सभी वर्गों का, सभी लोगों का विकास हो। ठीक है, अंत में लेखक कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। ये लेखक का विचार है, जो भीमराव अंबेडकर जी का विचार है और वो कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को हमारे समाज में एक दूसरे के साथ श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव, प्यार का भाव रखना चाहिए ताकि हमारे समाज से जाति प्रथा जैसी जो कुरीति है, जातियों के आधार पे देश के लोगों के बीच में विभाजन होता है जिससे हमारा समाज और देश दोनों पिछड़ते जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग हटा सके, अंत कर सके और एक सुंदर भारत का निर्माण हम लोग कर सके। ये था पहला चैप्टर। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन आंसर के बारे में, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से आते हैं, ये सारी कुछ हम लोग देखेंगे।